नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में। तो हम विस्तार से आज आपको बताएंगे कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन क्यों चाहिए और यह क्यों वाजिब और जायज़ है। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होने से किस प्रकार इस देश की बहुसंख्यक आबादी 90% आबादी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास होगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों इस देश के लिए, भारत देश के सर्वांगीण विकास के लिए क्यों प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन ज़रूरी है। और ये प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन अगर होता है तो मैं दावा ही नहीं बल्कि पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ कि चंद वर्षों में यह भारत देश जो पिछले 75 साल आज़ादी के बाद भी आज भी ये विकासशील देश है, ये एक विकसित देश बन जाएगा। ये हमारा दावा है। तो आइए हम शुरुआत से शुरू करते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर होता क्या है और प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर जो क्षेत्र है वह क्षेत्र गवर्नमेंट से कहीं न कहीं लाभान्वित क्षेत्र है। जैसे PSU का आप नाम लीजिए, जैसे आप प्राइवेट कंपनियों का नाम लीजिए, जैसे आप जितने भी आजकल क्लास 4th के जितनी भी नौकरियां हैं उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। लेकिन क्या इन सारी व्यवस्थाओं में सरकार का कोई रोल नहीं है? यानी सरकार जिस प्रकार से पैसा कलेक्ट करती है, जो फंड कलेक्ट करती है, बजट कलेक्ट करती है, उस कलेक्शन से इनको कुछ लाभ मिलता है या नहीं मिलता है? तो देखिए, PSUs को ज़मीनें मिलती हैं, फैक्ट्रियों को ज़मीनें मिलती हैं कौड़ियों के भाव से, आप कह सकते हो। प्राइवेट स्कूल को, प्राइवेट कॉलेज को, प्राइवेट हॉस्पिटल को, प्राइवेट अस्पताल को, या इस तरह की जितनी भी ये संस्थाएं हैं जो सरकार की ज़मीनों पर बनी हुई हैं। और वो सरकार कौन होता है? हर वो व्यक्ति जो इस देश में रहता है वो सरकार है। यानी सरकार को वो व्यक्ति अपने लिए बनाया है। ये हर व्यक्ति उसका लाभ मिले उसके लिए सरकार को बनाया जाता है। और सरकार को हम कैसे बनाते हैं ये समझिए। हम लोग आज के तारीख में टैक्स के रूप में, चाहे आप दाल खरीदें, चावल खरीदें, चीनी खरीदें, चाय पत्ती खरीदें, सिलेंडर खरीदें, नमक खरीदें, तेल खरीदें, या खाने से लेके पहनने तक का, या और कोई भी सामान जब आप खरीदते हैं तो सरकार को आप टैक्स देते हो और उसी टैक्स के आपके पैसे से ये सरकार चलती है। तो जब उसी टैक्स के पैसे से सरकार चलती है, यानी सरकार का एक एक रुपया, एक एक पैसा जनता का पैसा होता है। वो कहीं वैक्यूम से, ऊपर से, आसमान से नहीं गिरता है। ये सब और हमारे और आपके टैक्स के पैसे का। अब आपको ये समझना है कि जितनी भी ज़मीनें सरकार की है वो हम सबका है। तो जब हम सबका है, हम सबका ज़मीन हम किसी व्यक्ति को अगर दे रहे हैं, इसका मतलब उसमें हमारी कहीं ना कहीं तो साझेदारी और हिस्सेदारी बनती है। तो तब इस व्यवस्था को समझिए। आज प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है, उससे क्या हो रहा है? 4th ग्रेड की नौकरियां ख़त्म कर दी गई और उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। इसका मतलब वहाँ पे अब क्या किया जा रहा है कि सरकार के खजाने से पैसा आएगा। फिर से कह रहा हूँ, सरकार के खजाने से पैसा आएगा और उस खजाने से आने वाले पैसे से लोगों को एक ठेकेदार रखा जाएगा। एक ठेकेदार जिसको रखा जाएगा उसके माध्यम से फिर नीचे सैलरी दी जाएगी। यानी वो पैसा किसका हुआ? सरकार का। और जब सरकार का हुआ, इसका मतलब हमारा और आपका पैसा वो है जिस पैसे के माध्यम से उस ठेकेदार को रखा गया। और जब ठेकेदार को सरकार के पैसा यानी हमारे पैसे से रखा गया, इसका मतलब वहीं पे हमारा हक और हिस्सेदारी बन जाती है। इस देश के 90% आबादी SC ST OBC के लोगों को का हक बन जाता है। क्योंकि हम हर व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति इस देश में नहीं है जो कोई सामान नहीं खरीदता हो, और जैसे ही वो खरीदा उस पैसे में, सरकार के पैसे में हिस्सेदार बन गया टैक्स दे करके। तो अब आपको समझ में आ रही है
पैसा सरकार का तो ठेकेदार भी सरकार का, और जब ठेकेदार सरकार का तो जितनी भी जातों में लोगों को बांटा गया है, जात को तो खैर बाबा साहब अम्बेडकर ने ख़त्म कर दिया, जितनी भी कैटेगरी SC ST OBC EWS और जनरल, जितनी भी ये कैटेगरियां हैं, हर समुदाय के व्यक्ति को उस ठेकेदारी में ठेकेदार बनने का हक बन गया। तो इसलिए तब मैं कहता हूं कि सरकार का जितना पैसा है वो पैसा इस प्रकार से डिवाइड होना चाहिए और हर व्यक्ति को उनकी आबादी के अनुसार उनको हिस्सेदारी उसमें ठेकेदारी में प्राइवेट सेक्टर में मिलनी चाहिए। अब नौकरियां आ गई, तो जब नौकरियों में सरकार का पैसा है, सैलरी सरकार के तरफ से जा रही है, तो नौकरियों में भी सारे समुदाय को उनके आबादी के अनुसार उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये भी एक सच्चाई है और इसमें कुछ गलत नहीं है। अब कहिए कि क्या ऐसा कभी किसी देश में, विकसित देश में, हम तो विकासशील हैं, अभी भी रेंग रहे हैं, किसी विकसित देश में इस प्रकार का प्रावधान रखा गया, बनाया गया क्या? तो जी हाँ, अमेरिका जो आज देश में सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है सारे विश्व के देशों में, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन किया जाता है। कैसे किया जाता है? वहाँ दूसरे नाम से किया जाता है, वहाँ उसको अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। और अफर्मेटिव एक्शन का उद्देश्य क्या है कि जितने भी प्रकार के समुदाय, जिस प्रकार से भारत में SC ST OBC हैं, माइनॉरिटी हैं और जनरल हैं, तो इन सारे समुदाय का, वैसे ही अमेरिका में भी लोकल अमेरिकन है, नेटिव अमेरिकन जिसको हम लोग कहते हैं, फिर हिस्पैनिक अमेरिकन है, फिर लैटिन अमेरिकन है, फिर उसके बाद एशियन अमेरिकन है, तो ये जी अफ्रीकन अमेरिकन है। इन सारे समुदाय के लोगों को उसमें समाहित करने का जो काम है उसको अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। अमेरिका में व्यवस्था बनाई गई है कि सरकार के द्वारा कोई भी किसी भी संस्था को अगर एक ठेकेदारी के रूप में कोई भी पैसा अगर दिया जाएगा तो उसी कंपनी को दिया जाएगा जिसमें आबादी के अनुसार हर समुदाय के व्यक्ति को जिसमें हिस्सेदारी हो। यहाँ तक कि वहाँ फिल्मों में भी आप देखिएगा कि अगर हीरो गोरा है तो हीरोइन काली होगी, हीरोइन काली है तो हीरो गोरा होगा। मतलब वहाँ पे भी अफर्मेटिव एक्शन है कि सारे समुदायों का वहाँ पे भागीदारी सुनिश्चित किया गया है। और ये कैसे हुआ? ये कोई वैक्यूम में नहीं हुआ। वहाँ पे भी जिस प्रकार से भारत में आज जातिवाद है, ऊंच नीच का भेदभाव है, जात पात का भेदभाव है, छोटे जातों के कहा जाता है, जिसको ब्राह्मणों ने छोटा जात कहा, उसको मंदिरों में वो घुसने नहीं देते हैं। उसी प्रकार से एक समय था कि जब अमेरिका में भी ऐसा हुआ करता था। अमेरिका में क्या होता था, वहाँ पे अगर बस में चलते हैं और बस सारे किसके थे? वाइट्स के थे। तो वो लोग कहते थे कि जैसे ही कोई गोरा बस में चढ़ जाए तो बैठा हुआ काला व्यक्ति जो एशियन था, अफ्रीकन था, इन लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और वो जो गोरा अभी बस पे चढ़ा है वो वहाँ पे बैठेगा और आपको खड़ा होना पड़ेगा। यानी वहाँ पे भी एक तरीके का जातिवाद था, दूसरा तरीका उसका दूसरा था, गोरा काला का था। वहाँ पे 1961 के आसपास में मैडम रोसा पार्क नाम की एक महिला थी जिन्होंने इस बात का विरोध किया और उन्होंने कहा कि मैं खड़ी नहीं होंगी। और उस समय कानून था कि अगर इस प्रकार से आप नहीं करते हो तो आपको जेल जाना पड़ेगा। मैडम रोसा पार्क्स को भी जेल जाना पड़ा, लेकिन फिर सारे ब्लैक्स, सारे जो एशियन मुल्क के थे, अफ्रीकन मुल्क के थे, हिस्पैनिक मुल्क के थे, इन लोगों ने कहा कि हम अब तुम्हारी बस में जाएंगे ही नहीं। तो क्या हुआ कि जितने भी वहाँ पे बस थे वो सारे बस गोरे के थे। अब उन सारे बसों के गोरों के बसों में काले चढ़ने ही नहीं लगे। तो उस समय तो रोजा पार्क जैसी महिला को उस समय ज्यादती सहनी पड़ी, लेकिन ईमानदारी से मैं आपको कहता हूं कि 1 साल में वो लोग गोरे घुटने पे आ गए और उन्होंने कहा कि बस चलाने का तो फ़ायदा ही नहीं है जब ये लोग कोई चढ़ के जाने वाला यात्री ही नहीं रहेगा, क्योंकि गोरे के पास उस समय भी अपनी अपनी प्राइवेट व्यवस्था थी। जो बाहरी लोग थे वो लोग गरीब थे, वही लोग बस का इस्तेमाल करते थे। अब वही लोग बस में चढ़ना छोड़ देंगे, ऑफिस पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं या दूसरी व्यवस्था से जा रहे हैं, तो
उन लोगों को लगा कि हमारा तो पूरा बिजनेस चौपट हो जाएगा। तो बाद में ये कानून बना दिया गया कि ये जो इस प्रकार का भेदभाव का जो कानून है वो कानून गलत है। और उस प्रकार से धीरे धीरे आप देखेंगे कि 64 में जॉनसन, कर्नेडी और बाद में इस प्रकार से कानून ही बन गया जिसको अफर्मेटिव एक्शन कहा गया। और उस अफर्मेटिव एक्शन के माध्यम से 50 लाख से ज़्यादा जिस भी कंपनी का टर्नओवर है उसके कंपनी में सारे समुदाय के लोगों का समावेश जरूरी है। और ये पेपर पे दिखाना पड़ेगा। और अगर नहीं आप दिखा पाओगे तो आपको सरकार से कोई ठेकेदारी नहीं मिलेगा, सरकार के फंड का कोई लाभ आप नहीं ले सकते। अगर सरकारी पैसा का मतलब सबके टैक्स का पैसा, सबके टैक्स का पैसा का लाभ आपको लेना है तो आपको कम से कम सारे समुदाय के लोगों का रिप्रेजेंटेशन उसमें दिखाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं, और उससे लाभ क्या हुआ अमेरिका को कि अब सारे, चाहे वो हिस्पैनिक अमेरिकन हो, एशियन अमेरिकन हो, लैटिन अमेरिकन हो, नेटिव अमेरिकन हो, कोई भी अमेरिकन, चूंकि सारी संस्थाओं में उनका हक और अधिकार हो गया तो सबने अमेरिका को अपना मान लिया और अपना मान करके अब उस देश के विकास में लग गए। तब अमेरिका आज जो है पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक बन गया है। यहाँ के जो भारतीय, जो ये 10% वाले लोग यहाँ आरक्षण का विरोध करते थे, ये लोग गूगल में, फेसबुक में, यूट्यूब में अमेरिका में जाके CEO बने हुए हैं और सब आरक्षण के आधार पे बने हुए हैं। वहाँ पे जाके आरक्षण का लाभ, अफर्मेटिव एक्शन का लाभ ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनको समस्या आ रही है। आप समझ रहे हो मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यहाँ पे उनको आरक्षण देने में दिक्कत होती है। तब मैं अब आपको बताता हूँ, ये सारे प्राइवेट सेक्टर चूँकि सरकार के पैसों से चलती है तो इसमें ये बहुत वाजिब होगा कि हर समुदाय, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को उसमें समाहित करनी चाहिए और उनके संख्या के अनुसार उसकी भागीदारी जब हो तभी सरकारी पैसे का जो प्राइवेट के नाम पे खर्च किया जा रहा है उसका इस्तेमाल करने देना चाहिए। मेरी बात सही लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपसे अनुरोध करता हूं कि जिस प्रकार से मैं वीडियो बना रहा हूं उस प्रकार से आप भी वीडियो बनाइए और वीडियो बना करके छोटे छोटे जितना आप बोल सकते हो, मेरे ही वीडियो देख करके जितना आप बना सकते हो आप बनाओ, ताकि हमारे लोग जागृत हों, संगठित हों, एकत्रित हों और प्राइवेट सेक्टर में भी वो अपना रिजर्वेशन मांगना शुरू कर दें, क्योंकि वो सरकार का पैसा है। तो इससे क्या होगा, जब लोग जागेंगे तो हम लोग हक और अधिकार ले पाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर गुलाम को बस इतना बता दो कि तुम गुलाम हो, समझा दो कि तुम गुलाम हो, तो अपने गुलामी की बेड़ियां वो तोड़ लेगा। बस यही काम आपको भी करना है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे युवा। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।